अगेन गुड इवनिंग आप लोगों को। आपका दिन रात शाम सुबह सब अच्छा रहे। ठीक है, मेरी आपसे यही मनोकामना है, आपसे नहीं भगवान से। ठीक है। ओके, एनीवे, सो या तो हम साइकोलॉजी का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे। ओके, हाँ। तो हम साइकोलॉजी का चैप्टर 5th पढ़ रहे थे और लास्ट जो टॉपिक हमने बिहेवियर थेरेपी किया है, बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। और ये हमने पूरा समझ लिया था इसमें बिहेवियर थेरेपी एक्चुअली में क्या है। और पैरेलली ये भी देखा हमने कि साथ के साथ उसके मेथड ऑफ ट्रीटमेंट क्या था, टेक्निक्स के बारे में इन्होंने सारा बताया कि क्या क्या चीज़ें कवर है। अब जो नेक्स्ट थेरेपी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कॉग्निटिव थेरेपी का नाम इन्होंने बताया और ऑब्वियसली वही सेकंड चैप्टर से इसको कनेक्ट करके चलेंगे। तो वहाँ पे कॉग्निटिव जैसे अप्रोच पढ़ा था हम लोगों ने एग्जैक्टली, हाँ, एक्चुअली बिहेवियरल था और ह्यूमनिस्टिक था और कॉग्निटिव था, हाँ। ठीक है। उसके बाद जो है फोर्थ चैप्टर में कॉग्निटिव कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में, थोड़े बहुत डिसऑर्डर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बेसिकली। और यहाँ पे अब उसकी थेरेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाता है। तो ये जो है यहाँ पे दो थेरेपीज़ हैं और दोनों थेरेपीज़ इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इसमें से एक थेरेपी इस साल भी बोर्ड्स में आई थी, पिछले साल भी आई थी बोर्ड्स में, तो अब ये मार्क कर लीजिएगा। एक तो रैशनल इमोटिव थेरेपी है, RET या ABC एनालिसिस जिसको बोला जाता है, जो कॉग्निटिव थेरेपी के जस्ट नीचे लिखा हुआ है। और दूसरा जो है कोर स्कीमास की थ्योरी है, जो एरन बेक की थ्योरी है। दो थ्योरीज यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलती है। ठीक है। तो यही यही दोनों थ्योरीज जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और बेसिकली इसमें ये क्या बोला हुआ है, जो समझने वाली बात है कि कॉग्निटिव पैटर्न्स आपके जब ख़राब हो जाते हैं, और कॉग्निटिव पैटर्न्स क्या है, 11th में आप लोगों ने, सब लोगों ने पढ़ा ही होगा। लर्निंग है, आपका थिंकिंग है, मेमोरी है, परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, कैलकुलेशन है, ये सब चीज़ें सारी आपके कॉग्निटिव पैटर्न्स में आते हैं। और इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके का बदलाव या फिर जो है ग्लिचेस बोल सकते हैं, या प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर इसको हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बताई है। तो ये क्या कहता है कॉग्निटिव थेरेपीज, कॉग्निटिव थेरेपीज क्या बताते हैं, इट लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन इरैशनल थॉट्स एंड बिलीव्स। तो यानी अगर आपके थॉट का पैटर्न इरैशनल सा है, जायज़ सा थॉट पैटर्न नहीं है, आपका बिलीफ पैटर्न जो है बड़ा अजीब सा हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस चलेगा और कॉग्निटिव थेरेपी की आपको जो है ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी। ठीक है, वो किसी भी सेंस में हो सकता है आप लोगों को। और वो क्या है हम आगे एग्जाम्पल के तौर पे इसको पढ़ेंगे। एल्बर्ट एलिस ने इसके लिए जो है रैशनल इमोटिव थेरेपी, RET थेरेपी का इसको नाम दिया है। इसका सेंट्रल थीम जो है या थीसिस इस थेरेपी का क्या है कि इज दैट इरैशनल बिलीव्स मीडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है। तो एंटीसीडेंट इवेंट क्या थे, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था, आपके कॉजेज और जो कॉजेज थे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, इन सब के बीच में इन्होंने बोला कि जो मीडिएशन का काम कर रहा होता है, यानी बीच में जो प्रॉब्लम आपका क्रिएट कर रहा होता है, वो आपका इरेशनल थॉट होता है। कॉज कुछ होएगा, ठीक है, आप कुछ सोचने पे मजबूर हो जाते हो, सोचने पे मजबूर होते हो तो आपका उसका कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ता है। जैसे क्या होता है, अभी पीछे मैंने एग्जाम्पल भी शेयर किया था कि एक पर्टिकुलर कॉज था, उसके चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया, उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर दिया मैंने जिसके साथ था। तो मैं काफ़ी परेशान रहा 2-3 दिन, और उसके बाद जो उसका कॉन्सिक्वेंस अल्टीमेटली क्या, मैं ही भुगत रहा था क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, मैं ही उसके बारे में बार बार सोच रहा था। तो कुछ हुआ बीच में, क्या कर रहा है, मेरा वो जो इरेशनल बिलीफ सिस्टम था या जो मेरा थॉट खराब हो गया था वो काम कर रहा था, एंड अल्टीमेटली उसका कॉन्सिक्वेंसेस वो भी मुझे ही भुगतना पड़ रहा था। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो है कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, जैसे स्ट्रेस है, नींद नहीं आएगी, है ना, बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है, याद नहीं होएगा आपको कुछ। तो ये सब प्रॉब्लम आपको नज़र आती है, तब हमें कॉग्निटिव थेरेपी का यूज़ करना होता है। तो फर्दर इन्होंने बोला कि फर्स्ट स्टेप जो RET में है वो है एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस। इसको ABC एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, इसको अब दूसरे नाम से भी जाना जाता है, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा। 4 और 6 मार्क्स की एक पूरा थ्योरी आती है ये वाली, ABC एनालिसिस। एंटीसीडेंट इवेंट विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आर नोटेड। अब ये क्या करते हैं, वो इवेंट विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, यानी वो सारे इवेंट जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुआ है, उसको नोट किया जाएगा। देन क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है कि उसके इरैशनल बिलीव्स क्या हैं जिसकी वजह से प्रेजेंट की रियलिटी वो जो है ख़राब करके बैठा है। ठीक है, तो अगर मान के चलो किसी ने कोई आपको बात आके कह दी,
अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, अब आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए तो सोच रहे हो यार कोई ना कोई हर बार मुझे ये ऐसे आके कह देता है, मैं तो हमेशा ही हर्ट हो जाता हूँ, है ना, मेरे को ये लोग ही सही नहीं है, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, मुझे ये नहीं करना वैसा नहीं करना, ये दुनिया ही सही नहीं है, तो सोच सोच के ना वो राई का पहाड़ बनाने वाली बात हो जाती है। तो इस केस में क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि प्रेजेंट रियलिटी डिस्टॉर्ट हो रही है, तो एक्चुअली में कोई एक जना ही कह के गया है, आपको लग रहा है पूरी दुनिया ही मुझे ऐसे कहती है, ठीक है, तो इट इज़ डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी। इरेशनल बिलीव्स मे नॉट बी सपोर्टेड बाय एम्पेरिकल एविडेंस इन द एनवायरनमेंट, तो इरेशनल बिलीव्स को ना आप किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं कर सकते, आप बोलोगे ऐसा है, नहीं बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, मतलब एम्पेरिकल एविडेंसेस का मतलब होता है फैक्ट्स, अगर सामने रखते हो तो जो है आप तब भी अग्री नहीं होते कि ऐसा कुछ है, क्योंकि आपने दिमाग में क्या है उसका एक वेब बूंग जो है बना लिया है ऑलरेडी, वेब कि इसी तरीके से हो रहा होता है, मैं परेशान हो रखी हूँ या मैं परेशान हो रखा हूँ, यही चलता रहता है, ऐसे ही होता रहेगा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। एंड दीज बिलीव्स आर कैरेक्टराइज बाय थॉट्स विद मस्ट एंड शुड, इसमें वही आई मस्ट आई शुड वाली फीलिंग यहाँ पे आती है, दैट इज थिंग्स मस्ट एंड शुड बी इन अ पर्टिकुलर मैनर, ऐसा होना चाहिए, वो इंसान तो ऐसा है उसको ऐसा होना चाहिए। जैसे मेरे साथ जब ऐसा हुआ, जो अभी पिछले हफ्ते की प्रॉब्लम थी, तो मैंने वही बोला कि ना ये इंसान ऐसा है, इसको ऐसा होना चाहिए, और मैंने उससे ना फ़ोन पे फिर बात करी 1 to 1 वीडियो कॉल पे कि मैं आप ऐसे हो और आपको बदलने की ज़रूरत है, हालांकि वो अग्री नहीं कर पाई इस बात पे, ठीक है, लेडी थी, अग्री नहीं कर पाई, तो मैंने बोला चलो लेट इट भी, छोड़ो, क्योंकि मैं अपना दिमाग क्यों ख़राब करूँ, जो जैसा है उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है, अपने आप को चेंज करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम फील करते हैं सामने वाले में ये बदलाव आना चाहिए या ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, घर का काम है, अपने बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ठीक है, आसपास के सराउंडिंग है, कुछ भी इसमें शुड एंड नॉट वाली सिचुएशन घुस जाती है। एग्जाम्पल्स इरेशनल बिलीफ के इन्होंने दिए हैं प्रैक्टिकली, वन शुड बी लव्ड बाय एवरीबडी ऑल द टाइम, है ना, तो कोई भी बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, अदिति बोल रही है, दिशा बोल रही है, गुनगुन बोल रही है, पलक बोल रही है, कीर्ति बोल रही है, एंड सो ऑन चलता रहता है। हम मतलब मैं एक इंसान हूँ तो मुझे सारे प्यार करें, मुझे मेरा कोई टेक केयर करे, मेरा कोई ध्यान रखे, पर ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल, अब ये बिलीफ अगर अपने दिमाग में बिठा लिया, जो कि एक हद तक सही है, बट इसी के ऊपर अपनी ज़िंदगी को आप डिपेंड करके बैठो, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही करते रहना चाहिए, ऐसा ही चलेगा, कोई सारे मुझे प्यार करेंगे तो मैं खुश रहूँगी या रहूँगा, तो ये इरेशनल बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ बताई। फिर उन्होंने बोला ह्यूमन मिजरी इज कॉज बाय एक्सटर्नल इवेंट ओवर विच वन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल, ठीक है, एक्सटर्नल इवेंट मतलब हमारी लाइफ में अगर कोई मिजरी है, प्रॉब्लम है, हो रही है, तो एक्सटर्नल इवेंट की वजह से हुई है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, ये भी इरेशनल बिलीफ है एक तरीके का। एंड दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, ये बिखरा हुआ परसेप्शन जो एंटीसीडेंट इवेंट का है, ड्यू टू क्योंकि आपका इरेशनल बिलीफ सिस्टम है, इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस, आपके बिहेवियर्स, आपको खुद प्रॉब्लम दिखनी और शुरू हो जाती है, आप प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हो। एंड इरेशनल बिलीव्स आर असेस थ्रू क्वेश्चनेयर्स एंड इंटरव्यूज, तो आपके लिए इसके क्या करा जाएगा, क्वेश्चनेयर एंड इंटरव्यू तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल अगर मेरे को प्रॉब्लम चल रही थी तो मेरे से सामने वाला, मैंने इसके बारे में किसी से बात करी थी, तो मुझसे जो है सामने वाले ने पूछना शुरू किया, हाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या फील किया, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, तो मैंने सारी बातें बताई, तो मेरे को असेस किया गया कि कहीं ना कहीं जो है मेरे को भी प्रॉब्लम हुई इस बात से जो पीछे चल रही थी, ठीक है, ये चीज़ बताई गई। एंड इन द प्रोसेस ऑफ RET द irrational beliefs are refuted by the therapist through a process of non directive questioning। अब देखो क्या होता है, irrational beliefs का जो है ना कोई सर पैर नहीं है, कोई इसका लॉजिक नहीं है। अब क्योंकि अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है तो उसको ठीक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई लोग जो है इसको चेंज करने के लिए जो है कोशिश भी नहीं करते और करना भी नहीं चाहते हैं, ये चीज़ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करता है क्लाइंट, जो थेरेपिस्ट होएगा, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो उसको रेफ्यूट करने की कोशिश, उसको हटाने की, ख़त्म करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये चीज़ करता है। और नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग होती है यहाँ पे उसके थ्रू। नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग है जेंटल, प्यार से बात करे जाएंगे, आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाएंगे या कोई ऐसा नहीं होगा कि आपके ऊपर आपको कोई डायरेक्शन दे रहा है या आपके कोई चीज़ें थोप रहा है, आराम से पूछा जाएगा। हाँ जी, अगर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि सारे आपको प्यार करें, सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में आपको प्यार करने चाहिए, तो बोलेंगे हाँ जी, एक बात बताओ, सारे के सारे आपको अगर प्यार करेंगे तो उससे होगा क्या, प्यार से आपसे पूछ लिया, आप उसका आंसर दोगे, तो क्या करें, आप अपने अंदर झांक रहे हो अल्टीमेटली। तो क्वेश्चंस मेक द क्लाइंट टू थिंक डीपर इनटू हर अजम्पशंस अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या थी, हम सबसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सबको हम खुश रखें या सब हमको खुश रखें। जैसे वो आता है ना आजकल, एक जैसे बहुत टाइम से मीम चलता रहता है, आप सबको खुश नहीं कर सकते बिकॉज यू आर नॉट राजमा चावल, यू आर नॉट अ टेडी बेयर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है। तो ये क्या होता है अल्टीमेटली, फिर हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्वियसली यार हम सबको खुश नहीं कर सकते, तो इट्स बेटर हम अपने आप को खुश रखें और जो हमारे आसपास है हम उनको खुश रखें, चलेगा, ठीक है, इट्स ओके।
ये चीज़ है. एंड ग्रेजुअली द क्लाइंट इज एबल टू चेंज द इरेशनल बिलीव्स बाय मेकिंग अ चेंज इन हर और हिज फिलॉसफी अबाउट लाइफ. द इरेशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेसेस the rational belief system replaces the irrational belief system and there is a reduction in psychological distress. इससे जो है आपके psychological distress में फिर कमी आ जाती है जब आपका irrational belief system हट जाता है और rational belief system उसको replace कर लेता है. ठीक है, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई है. ओके, तो ये आपका पहली थ्योरी थी. एल्बर्ट एलिस, आपको नाम याद रखना है, RET रैशनल इमोटिव थेरेपी या एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस, इस तरीके से इसका नाम है, इसको आपको याद रखना है. ठीक है, ये आपको टॉपिक क्लियर है? किसी को अगर डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ ले, वरना फिर आगे बढ़ेंगे. ओके ठीक है, आप कंटिन्यू. सर थ्योरी वाला बता दो. थ्योरी वाला बता दूं? आई मीन पॉजिटिव टू नेगेटिव इमोशन, जैसे आप बता रहे थे कि बात करने से वो ठीक होता है, वो वाला एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो. मेरे को समझ नहीं आया. चलो एनीवे, मतलब ये बीच में लिखा हुआ था, बात करने से नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे. मतलब ये बताया हुआ है कि ना जो थेरेपिस्ट होता है वो आपसे क्वेश्चनिंग करता है. बस यहाँ पे ये बता रखा है कि वो पूछा जाएगा जो आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हो, उसके बारे में आपसे बात करेगा तो वो क्वेश्चनिंग, नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग होगी, जिससे वो आराम से आपके पूछेगा कि अच्छा ये करना है तो इसका क्या है, ये करना है तो इसका क्या है, इससे आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. इनसे थोड़ा सा क्या होगा कि आप इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करोगे कि एक्चुअली में ऐसा कुछ एक्चुअली में नहीं था, जिसको रियलाइज़ होएगा तो. ठीक है, ये चीज़ हो जाता है कहा जाए तो. अब आई बात समझ दिशा? जी सर. ओके, तो ये एल्बर्ट एलिस की 6 मार्क्स का टॉपिक था. नेक्स्ट टॉपिक कोर स्कीमाज, एरन बेक की थ्योरी है. सेकंड लाइन में लिखा हुआ है एरन बेक, मार्क कर लीजिएगा, इसका नाम आपको पता रहना चाहिए. तो ये एरन बेक की थ्योरी है और ये भी कॉग्निटिव थ्योरी का ही पार्ट है. इसमें इन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज बाय एंजाइटी और डिप्रेशन स्टेट्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप कोर स्कीमास और सिस्टम विच इंक्लूड बिलीव्स एंड एक्शन पैटर्न्स इन द इंडिविजुअल. तो जो रैशनल इमोटिव थेरेपी थी, इसमें इन्होंने बोला आपका इरैशनल बिलीफ सिस्टम की वजह से आपको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है. एरन बैक भाई साहब ने क्या बोला, मैं आया हूँ नई थ्योरी दूंगा. तो वो कहता है क्या कि आपकी लाइफ में अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, ठीक है, विच इज़ कैरेक्टराइज बाय साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, आपको एंजाइटी की वजह से, डिप्रेशन की वजह से हो जाता है. और इसमें ये क्यों बताया कि आपको बचपन के एक्सपीरियंसेस आपकी फैमिली में ऐसे मिलते हैं जिसकी वजह से आपका जो बिलीफ और एक्शन पैटर्न है वो इस तरीके से काम करना शुरू कर देता है कि चीज़ें ऐसे ही होंगी, इसी तरीके से, इसी नज़रिए से ही देखा जाएगा. ठीक है, जैसे इसका मैं जब भी पढ़ा रहा होता हूँ तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में किसी को धोखा मिला है, ठीक है, किसी को डिच किया गया, किसी को जो है, और अब उसका माइंडसेट तो ऐसा हो गया, अब उसने बांध लिया कि भाई मुझे दोस्ती यारी नहीं करनी किसी से, लोग तो धोखा देते हैं, लोग ऐसी धोखेबाजी हैं, चलता रहेगा. उसने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, दिमाग में फीडिंग मैकेनिज्म ऐसा कर दिया कि भाई लोगों से इन्वॉल्व मत होना, लोग धोखा देते हैं. आप बड़े हुए, आपकी लाइफ में लोग धोखा देते हैं, हमें किसी से बात नहीं करनी, किसी से मिलना जुलना नहीं है, अपने आप में रहना है, अपनी ज़िंदगी को संवारो, काम करते रहो. तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये आपका बिलीफ पैटर्न इस तरीके से बन गया. अब इसकी वजह से होता क्या है, कहते हैं एक चीज़ आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ना कोर स्कीमास, ये स्कीमा हमने 11th में पढ़ा था. बेसिकली ये मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है हमारा. ठीक है, माइंड में मेंटल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो कि एक तरीके से हमें काम कराने की तरह एक ही डायरेक्शन में हमें चला रहा होता है कि ऐसा ही फील होएगा, ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही होता आ रहा है. ठीक है, मानने पे मजबूर हो जाओगे. तो कहते हैं डज अ क्लाइंट who was neglected by a parent as a child neglected by the parent as a child develops the core schema of I am not wanted. ठीक है, तो एक बच्चे को, छोटे बच्चे को जब उसके पेरेंट्स निगलेक्ट कर रहे हैं बचपन में, तो बड़े होते उसके अंदर फीलिंग एक ऐसी आ जाएगी, बोलेगा यार मुझे तो, मेरे ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं देता. ठीक है, मुझे तो निगलेक्ट वाली फीलिंग होती है, मेरे को कोई ध्यान ही नहीं देता, मुझे तो कोई चाहता ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है. इस तरीके की सिचुएशन होगी. एंड अगर उससे रिलेटेड उसकी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है, जैसे इन्होंने दिया है कि अगर फॉर एग्जांपल स्कूल में टीचर ने उसको पब्लिकली रिड्यूक्यूल कर दिया ना, बुरा भला बोल दिया या कुछ कर दिया या डांट लगा दी, तो वो उसका जो है दोबारा वो ट्रिगर हो जाएगा मैकेनिज्म कि भाई एक्चुअली में मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई अपने पास बिठाना नहीं चाहता या मेरे से कोई बात नहीं करना चाहता. तो ये नेगेटिव थाट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हो जाती है. सो नेगेटिव थाट्स आर परसिस्टेंट. इरैशनल थाट्स सच एज नोबडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो वो गाना गाते हैं कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मुझे लाइक नहीं करता. एनीवे, ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है. उसको लगता है मैं बहुत बुरा दिखता हूँ या मैं बुरी दिखती हूँ, मैं स्टूपिड हूँ,
मैं ज़िंदगी में कभी सक्सीड नहीं कर पाऊंगी। सच नेगेटिव ऑटोमेटिक थाट्स आर कैरेक्टराइज बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। अब ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग फील कर रहे हैं, ऐसा मैं फील कर रहा हूँ या ऐसा एक सामने वाला बंदा फील कर रहा है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई लाइक नहीं करता, ठीक है, इस तरीके से। और ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव मतलब थिंकिंग, डिस्टॉर्शन मतलब छेड़छाड़ हो रही है, ग्लिचेस हो रहे हैं इसमें, इस तरीके से। तो ये यहाँ से इस तरीके से समझा जाता है। और ये 2 मार्कर फिर एक बार अलग से भी आ जाता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। दीज आर द वेज ऑफ थिंकिंग विच आर जनरल इन नेचर। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे लिए बड़ा जनरल है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, बट ये रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। क्या पता मैं किसी के साथ फ्रेंडशिप ही नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पता मुझे कोई जो एक्चुअली में कोई मुझे अप्रोच भी नहीं करता है, या मैं किसी को अप्रोच नहीं करता, तो नेगेटिव जो है उस तरीके से वो सिचुएशन उल्टी दिखाई दे रही होती है मुझे। एंड दीज पैटर्न्स ऑफ थॉट आर कॉल्ड एज डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। दे लीड टू एरर्स ऑफ कॉग्निशन अबाउट द सोशल रियलिटी, ठीक है। इसको नाम दिया गया है पैटर्न ऑफ थॉट को डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। और इससे आपका जो है एरर शो होता है, दिमाग का एरर अबाउट द सोशल रियलिटी, कि ये तो सामने वाला धोखा देगा क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि दुनिया धोखेबाज है, ये मुझे लाइक प्यार नहीं करेगा या अंडरस्टैंड नहीं करेगा या करेगी क्योंकि ये लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन क्रिएट कर देता है, ठीक है। एंड रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो लोग होते हैं जिनको सोशल फोबिया होता है, जो लोग किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, बाहर नहीं जा पाते, दोस्ती यारी नहीं कर पाते, तो वो क्या है, उनको एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेक। हाँ, तो ये जो है पैटर्न उसका जो है एंजाइटी और डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब थेरेपिस्ट यहाँ पे क्या काम करेगा, वही जो पीछे इन्होंने बताया था कि जेंटली नॉन थ्रेटनिंग जो है क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछता है उसके बिलीव्स एंड थॉट्स के बारे में। एग्जांपल्स हैं, व्हाई शुड एवरीवन लव यू, क्यों आपको सारे लोग प्यार करें। पर वॉइस ब्रेक हो गई। कोई बात नहीं, वो पता चल गया था, दोबारा बोल देता हूँ, प्लीज रिपीट। दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा। तो इसमें इन्होंने बोला कि ये जो थॉट्स और जो आ रहे होते हैं उसकी वजह से एक इंसान के अंदर फीलिंग डेवलप हो जाती है एंजाइटी और डिप्रेशन की। थेरेपिस्ट जो है यहाँ पे जेंटल और नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग क्लाइंट से यहाँ पे करता है और पूछ सकता है कि क्यों आपको सारे लोग प्यार करें, आपकी लाइफ में सक्सीड करने का मतलब क्या होता है, आपको क्यों लगता है कि आप बुरे दिखते हो, इस तरीके के क्वेश्चन करा जाएगा। तो क्वेश्चंस इसकी वजह से फिर क्लाइंट इंट्रोस्पेक्ट करता है, ठीक है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में सोचता है ये तो मेरी सोच है, ये तो मैं ऐसा सोच रहा था, शायद दुनिया ऐसे फील ना करती हो, ठीक है। और उसको एक इंसाइट मिलता है यहाँ पे कि एक्चुअली में शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और ये जो डिसफंक्शनल स्कीमाज होते हैं उसको ऑल्टर करने की कोशिश करता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को। एंड द एम ऑफ द थेरेपी इज़ टू अचीव दिस कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग विच इन टर्न रिड्यूसेस एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसकी वजह से आपका किसी भी तरीके की अगर एंजाइटी इस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है तो वो उसमें कमी आती है, डिप्रेशन में कमी आती है। सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी जो है आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है। साइकोडायनेमिक थेरेपी में जैसे वो थेरेपी थोड़ी सी ओपन है, थेरेपिस्ट जो है मेथड भी शेयर कर देता है और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कॉग्निटिव थेरेपी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10-20 सेशन में आपका काम हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे एरन बैक की थ्योरी के बारे में बताया है। डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर या कोर स्कीमास की थ्योरी इसको बोली जाती है, ठीक है। ये क्लियर है सब लोगों को? इसमें से किसी को कुछ पूछना है? अगर नहीं पूछना है तो हम आगे बढ़ेंगे। सर क्लियर है। ओके, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ओके जी। ठीक है, तो कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इसी का ही पार्ट है, वो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। प्लस इसमें बस एक चीज़, आप शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलूँगा, CBT इसके आगे आप लिख लीजिए। चैप्टर 3 में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में भी CBT दिया हुआ है। चैप्टर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में CBT दिया हुआ है, वो आपको इसके साथ लिखना होता है आंसर में, लिख लीजिए प्लस करके या ऐड चैप्टर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर CBT जो आता है वो ऐड करके लिखना आंसर में, क्योंकि ये यूजली टॉपिक 4 और 6 मार्कर आ जाता है तो ज़्यादा कंटेंट नहीं है। वो वाला CBT विद एग्जाम्पल भी दिया हुआ है वहाँ पे, चैप्टर 3 स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स में वो आपको ऐड ऑन करके लिखना है। ओके, ओके,
तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आजकल के टाइम पे बड़ी हिट थेरेपी है, बिकॉज इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है, इसको एक कंबाइन करके आजकल थेरेपीज़ लोग दे रहे हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा लोगों को पहुंच रहा है, बिकॉज ये 2 लेवल पे काम करता है, क्योंकि नाम ही सजेस्ट कर रहा है सीबीटी, कॉग्निटिव एस्पेक्ट पे भी और बिहेवियर एस्पेक्ट पे भी, ठीक है। अब जैसे क्या है, जैसे अभी पीछे हम लोग पढ़ ही रहे थे कि कॉग्निशन है, हमारी सोच खराब हो जाती है, तो हमारे बिहेवियर में वो दिख रहा होता है, क्लियरली दिखता है हमारे बिहेवियर में। हम किसी से मिलना जुलेंगे पसंद नहीं करेंगे, घर पे बैठे रहेंगे, सोशल सर्कल ख़त्म कर देंगे, इंट्रोवर्ट बन के कन्वर्ट जो है बैठ जाएंगे। तो सीबीटी आपका क्या है, पहले कॉग्निशन पे काम करता है, फिर आपके बिहेवियर पे काम करता है। तो 2 मॉडल्स का यूज़ करके ये आपके जो है ट्रीट करने की कोशिश करता है। तो ये क्या कहता है, सबसे पॉपुलर थेरेपी है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। रिसर्च इनटू आउटकम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी हैज कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड सीबीटी टू बी अ शॉर्ट एंड एफिकेशियस ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बेसिकली शॉर्ट है, क्रिस्प है, जल्दी काम हो जाता है। किन किन डिसऑर्डर्स के लिए, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स एंड बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी, इन सब में सीबीटी बहुत अच्छे से काम करता है। सीबीटी बेसिकली बायो साइको सोशल अप्रोच को अडॉप्ट करता है टू द डिलीनिएशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी, ठीक है। कहने का मतलब बायोलॉजिकल अप्रोच, साइकोलॉजिकल अप्रोच और सोशोलॉजिकल अप्रोच। तो बेसिकली क्या है, अगर जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें अगर हो रही है तो बायोलॉजिकल रीज़न कहीं ना कहीं बन जाता है। चैप्टर 4 में हम लोगों ने पढ़ा है। बायोलॉजिकल है तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है, साइकोलॉजिकल है तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप जो सोशोलॉजिकल समाज से, सोसाइटी से भी बाहर हो जाते हो, अपने आप को कन्फाइन कर लेते हो घर में। तो इन तीनों मेथड्स को अप्रोच किया जाता है ताकि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको कम किया जाए। इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियरल टेक्निक्स। यहाँ पे कॉग्निटिव थेरेपी के साथ साथ बिहेवियरल टेक्निक्स जो हमने पीछे पढ़ी थी, मॉडलिंग था, विकेरियस लर्निंग, टोकन इकोनॉमी, एवर्सिव कंडीशनिंग, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, इज दैट द क्लाइंट डिस्ट्रेस हैज़ इज ओरिजिनल, बेसिकली इन्होंने बोला रैशनल क्या है कि क्लाइंट डिस्ट्रेस जो है वो उसका ओरिजिन जो है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रेल्म्स में, ये मैंने आपको पहले बता दिया। हेंस अगर हम बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स के थ्रू जो है उसको जो है चैलेंज करें, ठीक है, जैसे आपको, जैसे हमने अपने पीछे पढ़ा था ना अभी, वो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, तो वो बेसिकली वही था जहाँ पे आपको क्या था, आपके दिमाग में जो चीज़ से है उसको काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको कम डर लगता है, ज़्यादा लगता है, उसको थोड़ा थोड़ा जो है कम करा जाएगा। फिर साइकोलॉजिकल को हम लोग बिहेवियर थेरेपी से यूज़ करेंगे एंड कॉग्निटिव थेरेपी को हम सोशल जो है, सोशल वंस के लिए अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा एनवायरमेंटल मैनिपुलेशन कर दिया जिसकी वजह से सीबीटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक बन जाता है, इजी टू यूज़ है, वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंस ये ट्रीटमेंट रहा है, ठीक है, एफिशिएंट ट्रीटमेंट रहा है। इसको जो है इन्होंने सीबीटी के नाम से यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये पूरा इन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। आई होप ये क्लियर हो गया हो। किसी को स्टिल कुछ पूछना है तो आप ये पूछ सकते हो। सीबीटी 2 अप्रोचेज है कॉग्निटिव बिहेवियर दोनों को लेकर, और बायो साइको सोशल अप्रोच को यूज़ करके ये आपकी साइकोपैथोलॉजी को, प्रॉब्लम को ठीक करता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इसमें से, क्लियर है, कोई डाउट? ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। स्टिल होएगा तो आप पूछ लेना। क्या, 1 मिनट रुको, ठीक है, ओके। और लास्ट और नॉट द लीस्ट, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यूजली 6 मार्क्स का तो वैसे ये टॉपिक ह्यूमनिस्टिक वाला है ही है, बट इसमें जैसे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है और कुछ आगे इन्होंने टॉपिक दिया, उसमें से 1, 1, 2, 2, 3, 3 मार्कर्स ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बड़ा सिंपल से है, टॉपिक बहुत लंबा है, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको कट शॉर्ट आप कर सकते हो लिखते वक्त, क्योंकि पूरा टॉपिक यहीं पे एक्सप्लेन्ड है। और वही जैसे हमने सेकेंड चैप्टर में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के बारे में पढ़ा था, 4th चैप्टर में ह्यूमनिस्टिक जो एग्जिस्टेंशियल डिसऑर्डर्स थोड़े बहुत थे, एग्जैक्टली तो नहीं थे पर थोड़े बहुत की बात करी गई थी, और ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो है यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ध्यान से सुनना प्लीज़। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज पोस्टुलेट दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेस फ्रॉम द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, एलियनेशन एंड इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग एंड जेन्युइन फुलफिलमेंट इन लाइफ, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, अलग हो, ध्यान नहीं देता आपके कोई ऊपर, और आपको लाइफ का मीनिंग नहीं पता, मेरा पर्पस क्या है, मैं अर्थ पे आया हूँ, क्या लाइफ है मेरी, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता चलता आपको। इस वजह से कहीं ना कहीं इस थेरेपी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, उसमें थेरेपी का हम लोग यूज़ कर पाते हैं। ह्यूमन बींग्स कहते हैं दे आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये हमने 2nd चैप्टर और 11th में भी पढ़ा हुआ है। हमारी अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम लोग काम करते हैं।
हम सेल्फ एक्चुअलाइज करने के लिए यानी अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करने की कोशिश करते हैं एंड इमोशनली भी ग्रो करना चाहते हैं ऑब्वियसली कि ऐसी कई चीज़ें जो हमें इमोशनली इफेक्ट करती हैं हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा अफेक्ट ना हो। तो कहते हैं व्हेन दीज नीड्स आर कर्व्ड बाय सोसाइटी, जब ये सोसाइटी नीड्स को दबा देती है, ह्यूमन बींग्स को ऐसा लगता है, एक्सपीरियंस करते हैं कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस उनको हो जाता है कि भैया मैं अपनी फीलिंग है, अपनी बात है, अपने मन की कोई बात है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है इन्होंने, इट इज़ एन इननेट और इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स अ पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, बैलेंस एंड इंटीग्रेटेड, दैट इज अचीविंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस विदाउट बीइंग फ्रेगमेंटेड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अल्टीमेट मीनिंग तो यही है कि अपना पोटेंशियल रियलाइज़ करना, बट आप इसमें क्या हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, बैलेंस, इंटीग्रेटेड लाइफ अप्रोच अडॉप्ट करते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अपनी अपने हिसाब से ढंग से जो है आराम से ज़िंदगी बिताने की कोशिश करते हो। इंटीग्रेटेड का मतलब इन्होंने क्या बोला, इट इज़ अ सेंस ऑफ होल, बीइंग अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग एन असेंस द सेम पर्सन इन स्पाइट ऑफ एवरी एक्सपीरियंस दैट वन इज सब्जेक्टेड टू। तो मतलब आप जैसे हो सीखना पड़ता है, अगर आप जैसे हो और आप सीख गए हो कि मैं इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका हूँ, तो हर एक सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में आपको जो है कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज़ बताए। एंड just as a lack of food or water causes distress, frustration of self actualization also causes distress। तो आपको लगता है मैं ये चीज़ अचीव नहीं कर पा रहा, मुझे ऐसा करना था या नहीं कर पा रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम ज़्यादा दिखना शुरू हो जाती है, तो वो आपको नेचुरली जो है डिस्ट्रेस में डाल ही देता है। अब कहते हैं ठीक कैसे होता है, तो कहते हैं हीलिंग अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टेकल टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन हर हिज लाइफ एंड इज एबल टू रिमूव देम। जैसे क्या हुआ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में समझा, मुझे भी नहीं पता था, बड़ी प्रॉब्लम्स थी मेरी लाइफ में। तो कई लोग, जब मैं लोगों से मिला बहुत टाइम बाद, जिन्होंने मुझे गाइड किया, आगे बढ़ने में मदद करी, उन्होंने बोला कि आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो जनरल जो लेमैन टर्म्स है वो क्या बोलते हैं, आप लोगों के लिए भी है प्लीज़ समझना, कि हम लोग बोलते हैं यार प्रॉब्लम आ गई, यार ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब क्या होएगा, बड़ी टेंशन है, बड़ा वरी चल रहा है। तो बल्कि उन्होंने मुझे क्या पर्सपेक्टिव दिया कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, टेक इट एज एन एक्सपीरियंस, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, ठीक है। तो वो जब नज़रिया आप चेंज कर देते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं लगती, आप उसको स्टडी करना शुरू कर देते हो। अच्छा ये मुझे कुछ सिखाना है और इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे समझना है और कैसे ठीक करना है, वो चीज़ देखते हैं। तो उसको जब लर्निंग ले लोगे आप, ठीक है, उसको लर्निंग की तरह लोगे या कुछ सिखाने के लिए आया है अल्टीमेटली, तो आपकी प्रॉब्लम, आपको वो प्रॉब्लम नहीं लगती है, वो ठीक हो जाती है। वही चीज़ उन्होंने बोला कि अब ये इंसान उसको समझने की कोशिश करता है कि ऑब्स्टेकल उसको सेल्फ एक्चुअलाइज, उनके पोटेंशियल को रियलाइज़ कराने के लिए आया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आप अपने फ्रीली इमोशन को एक्सप्रेस कर पाते हो। फैमिली और सोसाइटी जो आपके इमोशनल एक्सप्रेशन को दबाती है और फ्रीली आप एक्सप्रेस अपने इमोशंस नहीं कर पाते हो, इट कैन हार्म सोसाइटी बाय अनलीशिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। तो ये लोग जो मर्डरर्स होते हैं, है ना, ये रेपिस्ट होते हैं और बहुत बाकी सारे और लोग जो है टेररिस्ट बन जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी में हार्म क्रिएट कर रहे हैं, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उनको रोका जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। And this curves led to destructive behavior and negative emotions by thwarting the process of emotional integration. Therefore, the ओके तो यहाँ पे बेसिकली थेरेपिस्ट क्या काम करता है यहाँ पे, जो इन्होंने बोला है कि एक परमिसिव, नॉन जजमेंटल और एक्सेप्टिंग एटमॉस्फेयर बनाता है जहाँ पे क्लाइंट अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाता है, बता पाता है और एक बैलेंस और इंटीग्रेशन अचीव कर पाता है। तो जैसे सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी थेरेपिस्ट को अप्रोच कर रहा हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबके साथ ही है, जब अपने अंदर की फीलिंग्स आप वेंट आउट कर पाते हो किसी भी सेंस में, तो थोड़ा सा बैलेंस आप हो जाते हो, क्योंकि भरे रहते हो, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। फंडामेंटल एजम्पशन यहाँ पे क्या काम कर रही है, इज़ दैट द क्लाइंट हैज़ द फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल हर और हिज ओन बिहेवियर। तो आप खुद के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओ। थेरेपिस्ट इज़ मियरली अ फैसिलिटेटर एंड गाइड। थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, गाइड की तरह काम कर रहा है। जैसे आप अब पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है, स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक तरीके से फैसिलिटेटर या गाइड की तरह काम कर रहा हूँ कि बच्चे ऐसे है, ये ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको इस तरीके से अटैम्प्ट करना है। अब ये तो नहीं होगा बोलो सर मेरा पेपर आप ही तल देना दाते, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता आपका पेपर जाके। आई कैन एक्ट एज अ फैसिलिटेटर और अ गाइड, ठीक है, कि आपको एक गोल अचीव कराने में मदद करूँ। तो द चीफ यहाँ पे क्लाइंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी सक्सेस के लिए। चीफ एम ऑफ द थेरेपी इज टू एक्सपैंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस। हीलिंग टेक्स प्लेस बाय अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द यूनिक पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द क्लाइंट बाय हरसेल्फ इन सेल्फ। द क्लाइंट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ सेल्फ ग्रोथ थ्रू विच हीलिंग टेक्स प्लेस। तो अगर आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है समझ के, धीरे धीरे करते करते, तो आप जो है हील हो रहे हो और आप जो है आगे सक्सेसफुल हो पाओगे, ठीक है। आपको ये चीज़ें ठीक जो है दिखेंगे और अल्टीमेटली आप प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। तो ये आपका ह्यूमनिस्टिक
थेरेपी के अंदर इन्होंने यहाँ पे बताया ऐसा होता है। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है कि ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एग्जिस्टेंशियल में इन्होंने क्या बोला है, विक्टर फ्रैंकल ने ये जो है थ्योरी दी है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले विक्टर फ्रैंकल की एक जो है स्टोरी भी शेयर करी थी। बेसिकली इन्होंने एक लेडी की मदद करी थी जो कि डिप्रेशन में थी। रात भर उनसे बात करते रहे और जब वो नेक्स्ट टाइम उस लेडी से मिले तो उनसे पूछा गया, लेडी से पूछा कि आपको क्या चीज़ मेरी जो है मोटिवेट करी कि आप अपनी जान नहीं लिया, आपने सुसाइड नहीं करा, क्योंकि वो सुसाइड करने जा रही थी लेडी। तो विक्टर फ्रैंकल को लेडी ने उसने बोला कि कोई ऐसी बात नहीं थी, किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। तो विक्टर फ्रैंकल थोड़ा सा चौंका और उसने बोला कि क्या हुआ। तो उसने ये बोला कि सिर्फ आपने जो मुझे सुना, आपने जो एक विलिंगनेस दिखाई कि आप मुझसे बात कर पा रहे हो आधी रात को, इतनी देर तक मुझे सुना और मुझे जो है एक रास्ता दिया, होप दी, वही बहुत था। मुझे आपने सुन ही लिया, वो बहुत था। ठीक है, तो विक्टर फ्रैंकल ने ऐसे भी काम किए। तो ये छोटी सी कहानी थी। तो विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट और एक न्यूरोलॉजिस्ट है जिन्होंने लोगोथेरेपी, ठीक है, क्योंकि उसी के बेसिस पे था लोगोथेरेपी, उन्होंने सजेस्ट किया था। 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन है लोगोथेरेपी। लोगों का मतलब है गोल बोल रहा हूँ, सॉरी। लोगों का मतलब है सोल, हमारी आत्मा। एंड लोगोथेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट ऑफ द सोल। ये 1 और 2 मार्कर आता है। फ्रैंकल ने इसका मतलब बताया कि दिस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेज एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, कि मतलब बुरे से बुरे सर्कमस्टांसेज में भी आपको कोई मीनिंग मेकिंग वाली बात आए, आपको लगे हाँ मुझे कुछ इससे सीखने को मिला, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। जैसे मैंने बहुत बच्चों के साथ शेयर कर भी रखा है। इनफैक्ट जैसे 2017 में मैंने जब अपनी एक नई गाड़ी ली थी और हम जुलाई में जब घूमने गए, इसी टाइम के आसपास की बात थी, आने ही डाला टाइम, एक्चुअली 19 जुलाई की बात थी। तो वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया और बिल्कुल नई गाड़ी थी, 3 महीने हुए थे गाड़ी को, और लैंडस्लाइड में वो गाड़ी का पापड़ बन गया। और इनफैक्ट वो ना सिर्फ एग्जैक्टली 15 मिनट का डिले था। अगर हम 15 मिनट पहले उस गाड़ी में होते, 2 गाड़ियाँ डैमेज हो गई थी कम्प्लीटली, अगर 15 मिनट पहले हम उस गाड़ी में होते तो कोई नहीं बचता। 10 लोग थे, 10 के 10 लोग नहीं बचते। तो वही सोचा, ये लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस थे, बट हम बच गए। तो हमने बहुत जो है शुक्रिया अदा किया भगवान का, थैंक यू बोला कि हम बच गए। हल्की सी खरोच भी किसी को आ जाती है, कुछ भी हो जाता, तो वो कहीं ना कहीं जो है ज़िंदगी भर के लिए हमारे ऊपर जो है प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस में मैंने सोचा कि ना एक्चुअली में कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए आए, मैंने उससे कुछ सीखा भी एक्चुअली में, और हम लोग बच भी गए। तो ये एक मीनिंग मेकिंग वाली बात है। बेसिकली क्या है यहाँ पे मीनिंग मेकिंग का, इज़ अ पर्सनस क्वेस्ट फॉर फाइंडिंग द स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो आप स्पिरिचुअल ट्रूथ देखो, आपकी एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, आप कौन हो। कहते हैं जैसे हमारा अनकॉन्शियस होता है, जो कि चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था, जहाँ पे आपके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, आपके डिज़ायर्स होते हैं, ऐसे ही हमारा स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस होता है, जहाँ पे प्यार है, एस्थेटिक अवेयरनेस है, आपकी वैल्यूज़ है, केयर है, रिस्पेक्ट है, ये सब चीज़ें कर रहे होते हो, और इन सबको जानना आपको ज़रूरी है। कहते हैं न्यूरोटिक एंजाइटी हमारे सामने आना शुरू हो जाती है व्हेन द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ आर अटैच्ड टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो हम कहते हैं, उन्हीं लोग ऐसे क्रिप कर रहे होते हैं, हे भगवान तूने मुझे धरती पे क्यों लेके आया, यही दिन दिखाने थे, है ना, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, मेरी बेटी भाग गई, मेरा बेटा भाग गया, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरी बीवी ने छोड़ दिया, मेरे बच्चे छोड़ के चले गए, मैं सड़क पे आ गया। बहुत सारी चीज़ें होती है। न्यूरोटिक एंजाइटी आती है जहाँ पे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो। बहुत लोग ऐसे करते होंगे। फ्रैंकल emphasized the role of spiritual anxieties in leading to meaninglessness, and is hence it may be called as existential anxiety, that is neurotic anxiety of spiritual origin। जो इस तरीके का एनजाइटी शो कर रहे होते हो, तो उन्होंने बोला ये स्पिरिचुअल एनजाइटी होती है जिसमें आप मीनिंगलेस बातें कर रहे होते हो, और इसीलिए इसको जो है हम एग्जिस्टेंशियल एनजाइटी के नाम से जान सकते हैं, या न्यूरोटिक एनजाइटी ऑफ स्पिरिचुअल ओरिजिन। जैसे मुझे याद है, मैं हर बार ये एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टाइम पे मेरे फादर ने मुझे पुश किया कि तू मंदिर जाना शुरू कर। मतलब मैं मंदिर जाता था, भगवान को मानता था, बट इतना कोई रेगुलर नहीं था। तो मुझे आज भी याद है 2005 से, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि तू एक काम कर, तू शिव मंदिर जा और शिव जी को जल वल चढ़ा और पूजा पाठ थोड़ा सा कर। उन्होंने बोला 40 दिन कर, 40 डेज़ करते हैं, चलिए आई होप आप लोगों को पता भी होगा। तो वो मैं करता रहा। मेरे मन में कुछ चीज़ें थी, धीरे धीरे जो है ना वो चीज़ें पूरी होती चली गई, और मैंने डाइवर्ट ही हो गया। मतलब 2005 से मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। वो एक थोड़ा सा पूछता और करते। अब उसके दौरान ना जब मैं जितना ज़्यादा एक्टिव हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। क्योंकि क्या कहते हैं ना, वही बात लोग बोलते हैं कि जो जिसमें लड़ने की ज़्यादा क्षमता होती है उसके सामने प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आती है।
तो जब भी मैं मंदिर जाता था ना और प्रॉब्लम मेरे साथ होती थी, तो मुझे आज भी उस बात को लेकर मेरे को हंसी तो खैर आती है, बट वैसे भी बड़ी जो है सेंसिबल और इनसेंसिबल दोनों ही बातें हैं सेम टाइम। तो मैं भगवान से बोलता था, भगवान मैं ही मिला हूँ आपको, मेरे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, ऐसा ही हूँ मैं क्यों आया हूँ धरती पे। तो एक्चुअली मैं ऐसे क्वेश्चंस मैं करा करता था। तो जब ये स्पिरिचुअल एंजाइटी आपके सामने आ रही होती है, इसको हम न्यूरोटिक एंजाइटी और स्पिरिचुअल ओरिजिन बोल सकते हैं। द गोल, इस पे पर्पस क्या होता है, द गोल ऑफ द लोगोथेरेपी इज टू हेल्प द पेशेंट टू फाइंड द मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइफ irrespective of their life circumstances. The therapist emphasizes the unique nature of the patient's life and encourages them to find meaning in their life. तो उसको encourage किया जाता है, देखो भाई आपका बड़ा पर्पस है, आप इस धरती पे आए हो, कोई इतने सारे लोगों में, इतने सारे लोगों के बीच में आपने जन्म लिया है, आप कोई नया अवतार हो इस धरती के लिए। तो वो आप जो है थेरेपिस्ट इस तरीके से आपको इनकरेज करता है। मैंने तो थोड़ा सा मजाक में बोल दिया ताकि उस बंदे को अपनी जो है पावर, अपने पर्पस का रियलाइज़ कर पाए और आगे बढ़े, ठीक है। एंड इन लोगोथेरेपी, थेरेपिस्ट इज ओपन and share her or his feeling values and her or his existence with the client. The emphasis is here and now. तो ये ना ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी प्रेजेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, इस टाइम के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है कि आपकी प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल दिया जाए। ट्रांसफरेंस यहाँ पे एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है, जो कि साइकोडायनेमिक हमने पढ़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे कोई ट्रांसफरेंस नहीं होता, बिकॉज आप प्रॉपरली कॉन्शियस में होते हो, अपनी बात सामने रख रहे होते हो, और थेरेपिस्ट आपका एक गाइड की तरह, फैसिलिटेटर की तरह धक्का लगा के आपको नैया पार कराने की कोशिश कर रहा होता है। द गोल इज़ टू फैसिलिटेट द क्लाइंट टू फाइंड द मीनिंग ऑफ हर और हिज बीइंग, ठीक है। पर्पस यही होता है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस आपको जो है लाइफ का पता चल जाए और आप खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो वरना फरीदाबाद रहो, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे उसको समझाया है। तो ये एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। और ह्यूमनिस्टिक, ये क्लियर है आप लोगों को? किसी को कुछ पूछना है, कोई वर्ड सेंटेंस किसी को नहीं समझ आया, नहीं आया, तो बस ये 2 टॉपिक से छोटे से ये कराऊंगा बिकॉज इससे कनेक्टेड है, बाकी फिर थोड़ा सा रह जाएगा, वो बाद में करेंगे, ओके, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे पढ़ लेते हैं। आई होप क्लियर ही है, ओके। तो एग्जिस्टेंशियल, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल में क्लाइंट सेंटर थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी अलग से 3 मार्कर का टॉपिक आ जाता है, अलग से का क्लाइंट सेंटर्ड का मतलब जिसमें आपका सेंटर ऑफ फोकस जो है वो क्लाइंट है। तो एक्चुअली सारी थेरेपीज क्लाइंट सेंटर्ड ही होती है अल्टीमेटली, बट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसका मतलब क्या होता है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी कार्ल रॉजर्स ने दी थी, और रॉजर्स ने कंबाइन किया साइंटिफिक रिगर विद द इंडिविजुअलाइज प्रैक्टिस ऑफ क्लाइंट सेंटर साइकोथेरेपी। तो मतलब साइंटिफिक जो है थ्योरीज के साथ साथ उसने क्लाइंट सेंटर थेरेपी के ऊपर फोकस किया। रॉजर ने बताया इनटू द साइकोथेरेपी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम एंड चॉइस एज द कोर ऑफ वन बीइंग। तो मतलब हर बार जब रॉजर ने, ऐसा सिगमंड फ्रॉइड ने भी नोट किया था, रॉजर ने भी किया था कि जब भी जो है यहाँ पे बात आती थी तो लोग बोलते थे हमारा सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, मी माई मी, है ना, मी आई मी एंड माई सेल्फ, है ना, कि खुद जो है आप लोग जो है ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ये जो है कोर थीम बना। थेरेपी प्रोवाइड्स अ वार्म रिलेशनशिप इन विच द क्लाइंट कैन रिकनेक्ट विद दिस डिसइंटीग्रेट फीलिंग्स। आप जो है इसमें कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। आपको लगता है कुछ फीलिंग्स इधर उधर हो रही है, उसको बैलेंस करने की कोशिश करी जाती है। थेरेपिस्ट यहाँ पे एम्पथाइज करता है, एम्पथी शो करता है, हमने पीछे पढ़ा था, पुटिंग योरसेल्फ इनटू अदर शूज़, ठीक है, या अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। इसमें ये चीज़ करी जाती है विच इज़ वार्म एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, टोटल एक्सेप्टेंस। अगर क्लाइंट रूड वूड कुछ भी हो रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। एम्पैथी जो है एक इमोशनल रेजोनेंस यहाँ पे शुरू करता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, पॉजिटिव वार्म शो करता है ऑफ द थेरेपिस्ट इज नॉट डिपेंडेंट ओवर द क्लाइंट रिव्यूज और डज इन द थेरेपी सेशन। जो मर्जी करे, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको फॉलो करना ही है। दिस अनकंडीशनल warmth ensures that the client feels secure and can trust the therapist. The client feels secure enough to explore her or his feelings. The therapist rejects the feelings, reflect the feeling of the client in a non-judgmental manner. The reflection is achieved by rephrasing the statement of the client, seeking simple clarification to enhance the meaning of client statement. तो जैसे एक बंदा एक प्रॉब्लम लेकर मेरे सामने आया, अपनी बात उसने कह दी, मैंने ध्यान से सुना, तो मुझे उसको पैराफ्रेज करना है, रीस्टेट करना, अच्छा ऐसा ऐसे 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 ऐसे, और फिर उसके थोड़े थोड़े सॉल्यूशंस मुझे उसके सामने रखा नहीं जाता क्योंकि क्लाइंट सेंटर्ड है। पहली बात तो ये, हमें सिर्फ सेंटर वो पॉइंट देख के चलना है। एंड ये जो रिफ्लेक्शन जब वो कर पाता है, जब अपने व्यू पॉइंट्स और सब चीज़ें रख पाते हो, वो थोड़ा सा इंटीग्रेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। पर्सनल रिलेशनशिप इंप्रूव विद द इंक्रीज इन एडजस्टमेंट, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इन एसेंस दिस थेरेपी हेल्प्स अ क्लाइंट टू बिकम हर और हिज रियल सेल्फ विद द थेरेपिस्ट वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर। तो यहाँ पे हम अपना पर्पस, बेसिकली हम अपना रियल सेल्फ हम जान पाते हैं और जो है एक नेचुरली सही डायरेक्शन में हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ बताई। एंड लास्ट
गेस्टाल्ट थेरेपी है। गेस्टाल्ट हमने 11th में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे इन्होंने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट, इसका मतलब होल होता है, पूरा, कंप्लीट। दिस थेरेपी वाज गिवन बाय फ्रेडरिक पर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और गोल जो है गेस्टाल्ट थेरेपी का इज टू इंक्रीज द इंडिविजुअल सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सपेक्टेंस। तो मतलब मेरी अवेयरनेस पूरी तरीके से क्लियर रहे, मैं जो है खुद अवेयर रहूँ, मैं खुद जो है एक्सेप्टेड, खुद को एक्सेप्ट करूँ। क्लाइंट को ये बताया जाता है कि आपका एक बॉडीली प्रोसेस है एंड आपके इमोशंस हैं जो आपकी अवेयरनेस में नहीं आ पा रहे, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर अंदर दबा के बैठे हो तो प्रॉब्लम आपको ही हो रही होती है। जब आप सारी चीज़ें बाहर बक देते हो किसी को, अपने फ्रेंड को, थेरेपिस्ट को या किसी को, तो थोड़ा सा शांत हो जाते हो। थेरेपिस्ट डज दिस बाय एनकरेजिंग द क्लाइंट टू एक्ट आउट फैंटेसीज अबाउट फीलिंग्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये किसी भी तरीके से उसको जो है निकलवाने की कोशिश करता है बाय एक्टिंग आउट ए फैंटेसी। एंड दिस थेरेपी कैन बी ऑल्सो यूज इन ग्रुप सेटिंग्स। इसको ग्रुप सेटिंग्स में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं गेस्टाल्ट थेरेपी को, ठीक है। बस वही है, सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, जिसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। तो ये आपका पूरा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी थी। ह्यूमनिस्टिक बता दिया, एग्जिस्टेंशियल बता दिया, क्लाइंट सेंटर के बारे में बात हो गई और गेस्टाल्ट के बारे में बात हो गई, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे। अब स्टिल यहाँ से किसी को कुछ पूछना है? इतना सबको समझ आ गया? अदिति, दिशा, गुनगुन, कीर्ति, पलक, आप लोगों को क्लियर है ये सब? जी सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। गुनगुन आपको भी क्लियर है? ठीक है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं अभी पोस्ट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। रिव्यू करना होगा, कुछ सुनना होगा तो वहाँ से सुन लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा पोर्शन रह गया और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाय बाय। सर बाय, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, थैंक Bye. यू सर। सर आज पॉल की क्लास क्यों नहीं है? पॉल की क्लास नहीं है आज, मूड नहीं कर रहा मेरा लेने का। ठीक है सर, चलो, ओके, थैंक बाय बाय। यू, बाय सर। बाय।